अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। आज हम आपके सामने अक़्द कर्ज़ को बयान करेंगे कि अक़्द कर्ज़ क्या चीज़ है और लुग़त में और इस्तिलाह में कर्ज़ किसे कहते हैं, कर्ज़ एग्रीमेंट के क्या अरकान हैं और क्या इसकी खुसूसियात हैं। सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि अरबी ज़बान में, अरबी लुग़त में क़रज़ा यक़रज़ु क़रज़न यानी काटने के माना में आता है, जबकि फ़िक़ही इस्तिलाह में एक ख़ास अहकाम और ख़ास शराइत के साथ एक मुअय्यना एग्रीमेंट को अक़्द कर्ज़ कहते हैं। यानी क्या? यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके तहत एक शख्स अपना माल किसी दूसरे शख्स की मिल्कियत करार दे देता है और वो शख्स जो माल को वसूल कर रहा है वो ज़ामिन होता है, मुतअहिद होता है, मशगूलुज़ ज़िम्मा होता है कि उस माल जो उसने वसूल किया है उसी माल की मिस्ल या उसकी कीमत वापस अदा करेगा उस कर्ज देने वाले को। इस एग्रीमेंट का नाम फ़िक़ही इस्तिलाह में कर्ज एग्रीमेंट है। इस कर्ज एग्रीमेंट के बाकायदा अरकान हैं। हम आपकी खिदमत में तमाम इस्लामी एग्रीमेंट्स के अरकान बयान कर रहे थे। तो कर्ज एग्रीमेंट का पहला रुकन वो दो तरफ हैं जो इस एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं, यानी मुक़रिज़ और मुक़तरिज़, यानी कर्ज देने वाला और कर्ज वसूल करने वाला। इन दोनों की बाकायदा तौर पर उमूमी शराइत मौजूद हैं, यानी जैसे हमने तमाम एग्रीमेंट्स की शराइत आपकी खिदमत में बयान की थी, इस एग्रीमेंट में भी इस एग्रीमेंट के दोनों तरफ़ैन के दरमियान उमूमी शराइत का होना नहायत ज़रूरी है। यानी दोनों बालिग होने चाहिए, आकिल होने चाहिए, रशीद होने चाहिए, अपने इरादे और इख्तियार के साथ इस कर्ज एग्रीमेंट को साइन करें, महजूर नहीं होने चाहिए, यानी हुकूमत की तरफ से ममनू तसर्रुफ़ ना हो, अपने माल को इस्तेमाल करने की उनको इजाज़त हो, कोई रोक टोक ना हो सरकारी सतह पर। फिर दूसरा जो इस एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी है वो है ईजाब और कबूल का होना, यानी ये जो दो तरफ एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं इनके लिए ईजाब व कबूल होना भी ज़रूरी है। यानी क्या मतलब? यानी मुक़रिज़ मुक़तरिज़ से कहता है कि मैंने ये माल तुम्हें कर्ज़ के तौर पर दिया, और फिर मुक़तरिज़ कहता है कि मैंने कबूल किया। तो अब उसने दिया और इसने कबूल किया, ये बाकायदा अल्फाज की सूरत में इन्होंने ज़बान से अदा किए, तो ये कर्ज एग्रीमेंट इनके दरमियान दुरुस्त मुनअक़िद हो चुका है। अलबत्ता यहाँ पर हम ये भी आपकी खिदमत में बयान करते चलें कि इस ईजाब और कबूल का अरबी ज़बान में होना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी ज़बानों में, उर्दू में, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, अपनी ज़बानों में भी इस कर्ज एग्रीमेंट को बाकायदा अल्फाज की सूरत में अदा कर सकते हैं और इस कर्ज एग्रीमेंट को आपस में मुनअक़िद कर सकते हैं। लेकिन क्या ये कर्ज एग्रीमेंट पेपर वर्क के ज़रिए से भी हो सकता है? क्या अल्फाज की अदायगी के बगैर पेपर वर्क के ज़रिए से कर्ज एग्रीमेंट बतौर मुआतात काबिल इनअक़ाद है? जी हाँ, काबिल इनअक़ाद है। यानी एक शख्स कर्ज की नीयत से अपना माल किसी दूसरे को देता है और दूसरा इस माल को वसूल कर लेता है और इसे कबूल कर लेता है, तो ये कर्ज एग्रीमेंट मुनअक़िद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि बाकायदा अल्फाज अदा करें, बल्कि पेपर वर्क के ज़रिए से ये कर्ज एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं। मुआतात किसे कहते हैं? कहते हैं मुआतात अक़्द के बगैर मुबादले और कारोबार का नाम मुआतात है। यानी मेरे पास एक घोड़ा है, मैं उसे आपको फ़रोख्त करना चाहता हूँ, मैं ये घोड़ा आपके पास लेकर आता हूँ, आप इसको ज़ाहिरी तौर पर इसका मुआयना करते हैं, इसका जायज़ा लेते हैं, इसका टेस्ट वगैरह करते हैं और मुझे कुछ उसकी रकम जो मैंने ऐलान की हुई थी वो मुझे अदा कर देते हैं। इस तमाम एग्रीमेंट के दरमियान कोई अल्फाज मुंतकिल नहीं हुए, फ़कत आपने उस जिन्स को देखा है, उसकी तमाम जुज़ियात का जायज़ा लिया है और उसकी पेमेंट जो है वो आपने मुझे अदा कर दी है, अल्फाज अदा नहीं किए गए। तो अब ये जो एग्रीमेंट है ये बे का एग्रीमेंट है और बग़ैर अल्फाज के एग्रीमेंट करार पाया है, तो इसे बे मुआताती कहेंगे। इसी तरह कर्ज एग्रीमेंट भी बग़ैर अल्फाज के जो अदा किए, अल्फाज को अदा किए बगैर पेपर वर्क के ज़रिए से जो आपने किसी को कर्ज दिया है, इसको कर्ज मुआताती कहेंगे। बस मुआतात हर वो मुआमिला, हर वो मुआवजा जिसमें अक़्द मखसूस से मुताल्लिक ईजाब व कबूल अदा न किया जाए। मसलन अगर बे एग्रीमेंट है तो उस बे एग्रीमेंट में बेअतो व इश्तराइतो के अल्फाज आप अदा नहीं करते हैं, या इसी तरह जब
قرض ایگریمنٹ ہے تو قرض ایگریمنٹ میں بھی آپ اس کو وہ باقاعدہ الفاظ کے ذریعے سے میں نے دیا اور میں نے قبول کیا اس الفاظ کو ادا نہیں کرتے. اسے قرض معاطات یا بیع معاطات یا اگر کوئی دوسرے ایگریمنٹ ہیں تو وہ بھی معاطاتی طور پر اس طرح سے قابل انجام اور قابل اجرا ہے. اور اس میں شرط یہ کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ملکیت کے آثار مرتب ہوں. ملکیت کے آثار کب مرتب ہوں گے؟ جب آپ جو قرض دینے والے ہیں وہ اپنا مال مجھے دیں اور میں اس مال کو اپنے سپرد اور اپنی تحویل میں اور اپنے قبضے میں لے لوں. اگر وہ مال میں نے اپنے قبضے میں لے لیا تو میں اس مال کا مالک ہو جاؤں گا اور ملکیت کے آثار اس پہ مرتب ہوں گے. لیکن اگر وہ مال میں نے اپنے قبضے میں نہیں لیا ہے، آپ نے مجھے دیا، آپ نے نیت کی مجھے دیا اور وہ مال میرے گھر کے دروازے پہ چھوڑ گئے، میں نے اس کو وصول نہیں کیا، تو یہاں قرض ایگریمنٹ منعقد نہیں ہوگا اور وہ جو آثار ملکیت ہیں وہ بھی مرتب نہیں ہوں گے. قرض ایگریمنٹ کا دوسرا رکن جو ہے وہ مالی حیثیت رکھتا ہو. یعنی شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ قرض دے رہے ہیں اس کی کوئی ویلیو ہونی چاہیے. یعنی ناقابل چیز، حقیر چیز، بے ارزش چیز کو قرض کے طور پر نہیں دیا جا سکتا. ملاک کیا ہے عرفیت کا؟ ملاک اس کی مالیت کا ملاک عرف ہے. یعنی عرف ڈیسائیڈ کرے گا اور عرف فیصلہ کرے گا کہ یہ چیز جو قرض دی جا رہی ہے یا قرض کے طور پر وصول کی جا رہی ہے اس کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی ارزش ہے. اگر عرف نے تائید کر دی تو شارع بھی اس کی تائید کو ایکسیپٹ کرتا ہے. مثلا شارع کہتا ہے کہ سور اور کتے کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور شارع اس کو ویلیو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا اس پہ قرض ایگریمنٹ سائن نہیں ہو سکتا. البتہ وہ کتے جو شکاری کتے ہیں ان کو قرض کے طور پر لیا جا سکتا ہے، قرض کے طور پر دیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ شارع مقدس کے نزدیک ویلیو اور ارزش رکھتے ہیں. لیکن شارع مقدس کہتا ہے کہ نشہ آور اشیاء جو ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مثلا بے ارزش ترین چیزیں، مثلا مکھی کو آپ جمع کر کے کسی کو قرض کے طور پر دینا چاہیں، مچھروں کو جمع کر کے کسی کو قرض کے طور پر دیں گے، یہ تم لے جاؤ، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، بے وقعت چیزیں ہیں، لہٰذا انہیں قرض دینا درست نہیں ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم قرض ایگریمنٹ کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. نیز آخر میں یہ بھی بیان کریں گے کہ اسلامی بینکنگ میں قرض ایگریمنٹ کو کیسے انجام دیا جاتا ہے، اس کی کیا شرائط ہے اور کیا طریقہ کار ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.